नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज की कुछ हम महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हम महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, और हम उसका थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको वहां पे कम से कम एक दो ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे ताकि आप उसको एलिमिनेट वहां से कर सकें और अपने आंसर तक वहां पे आप पहुंच सकें। ठीक है। तो हमारा ये उद्देश्य केवल करंट अफेयर को डिस्कस करना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य होता है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पार्ट को हम डिस्कस करें ताकि आपके जो फंडामेंटल है वो आसानी से क्लियर हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए और आप उसको प्रॉपर रिवीजन कर सकें। तो अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो डिस्कशन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस डिस्कशन की आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाए और आप उसको आसानी से रिवीजन कर सकें। आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इस बात को समझें। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, अपने नोट्स बना के रिवीजन करेंगे, आपको उतना लाभ मिलेगा और आपको उतना फायदा होगा। आपको उस रिवीजन को जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर पाएंगे जिससे आपको महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, रिकॉल आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया लेकिन फिर चर्चा में था, इसको फिर से हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइम आरबीआई ने क्या किया है, गवर्नमेंट के साथ आरबीआई की मीटिंग हुई है। और किस मुद्दे पे मीटिंग हुई है, क्योंकि आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन टारगेट था जो गवर्नमेंट ने उसको दिया था उसको ब्रीच किया है। कितना दिया था कि आरबीआई अधिक से अधिकतम मतलब 2 ± 4 तक अपना इन्फ्लेशन ले आ सकता है, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6, इस बैंड में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि सितंबर में 7.4 के आसपास इन्फ्लेशन हुआ और ये लगातार 3 बार हुआ। तो इसलिए क्या हुआ, सरकार ने आरबीआई से जवाब मांगा कि आप इन्फ्लेशन को क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं, इसके क्या कारण है। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को पढ़ें और इसका प्रावधान क्या था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से प्रश्न आपके यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है। जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2015 में बनी थी तभी इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका था। तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनने की लगातार संभावना बनी रहती है और लगातार ये हमारे चर्चा में रहती है। इसको आए दिन हम पढ़ते रहते हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, इसलिए आपको नजर यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, सरकार ने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 किया और आरबीआई ने अडॉप्ट किया कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट को आरबीआई ने क्या किया, अडॉप्ट किया, मतलब कि 2 ± 4 के टारगेट को आरबीआई ने अडॉप्ट किया। कहा कि अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, हम इन्फ्लेशन को कम नहीं कर पाते हैं, तो हमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा और आप रेमेडी एक्शन उसके लिए क्या क्या ले सकते हैं उसके बारे में भी सरकार को बताना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया था, आरबीआई एक्ट 1934 में बदलाव करके सेक्शन 45 जेड जोड़ा, इसमें संशोधन किया और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद आरबीआई से इन्फ्लेशन टारगेट को हर एक 5 साल में क्या करेगी, रिवाइज करेगी। तो 2015 में इसको सेटअप किया गया था, 2020 में इसको दोबारा से रिवाइज किया गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया। अभी 5 ईयर तक कितना टारगेट है, 2021 से 26 तक टारगेट है, वही वाला 2 ± 4 तक है। इसको ज्यादा मतलब कि रिवाइज करने की कोशिश नहीं की गई है। ठीक है, हर 5 साल में सरकार के द्वारा इसको आरबीआई को एक मेमोरेंडम दिया जाता है और इसको रिवाइज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी 10 साल से 2 ± 4 ही है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को पढ़े। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके इस कमेटी को स्टेब्लिश किया और सबसे पहला इनने काम दिया कि आप इन्फ्लेशन को क्या करोगे, टारगेट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, विकासात्मक कार्य करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, जो हमारी समावेशी वृद्धि है, समावेशी समृद्धि है, जिसमें सभी भारतीय जनों का योगदान हो ताकि कोई भी विकास की धारा से वंचित ना हो। इन 3 कार्यक्रमों को इसके तहत क्या किया, समाहित किया और कहा कि इसमें 6 मेंबर होंगे। 6 मेंबर में से आप क्या करोगे, 3 मेंबर आरबीआई के होंगे, 3 मेंबर कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। 3 में से 1 मेंबर आरबीआई के गवर्नर होंगे, वो क्या होंगे, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और 2 अतिरिक्त डिप्टी गवर्नर होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये 3 अतिरिक्त
क्या होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है। अब दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक तो होती है श्रिंकिंग। श्रिंकिंग का मतलब है, एक तो होती है कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक तो है एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि आपकी जो बाजार में जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है, वो क्या करेगा, उसकी जो मतलब कि वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा। एक्सपेंसी का मतलब है कि इसका वॉल्यूम बाजार में क्या होगा, मांग बढ़ेगी, तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। इसलिए दो मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए टूल होते हैं क्या, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। स्पेशली इन दोनों पे काम किया जाता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे। ठीक है। और इसके अतिरिक्त कुछ और टूल होते हैं, लेकिन इसके माध्यम से मेनली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट और एमएसएफ के द्वारा, इनको टूल के द्वारा इस मतलब की कॉन्ट्रैक्टरी मार्केट पॉलिसी और एक्सपेंसरी मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई के द्वारा मतलब कि एमपीसी के द्वारा इसमें दिखाया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट को, जो बेंचमार्क रेट है, इसमें इसमें इंटरेस्ट रेट को कम करती है, मतलब कि बढ़ा दिया जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे, और बैंक में पैसा अधिक से अधिक जमा होगा तो मार्केट में पैसे की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक्सपेंसरी में क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। कम करेंगे तो आरबीआई तो क्या करेंगे, जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो अधिक से अधिक पैसा मार्केट में क्या करेंगे, लगाएंगे। उनको कम मतलब की रेट पे लोगों को लोन मिलेगा, तो लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे, बैंकों से लोन लेंगे, तो वहां पे मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। उसमें तरलता हमको बढ़ने में देखने को मिलेगी, तो लोगों की डिमांड भी क्या होगी, अक्सर बढ़ने का प्रयास करेगी। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, दो तरह के टूल होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, जिसमें गुणवत्तापूर्ण बोलते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि इसमें ना तो अमीर देखा जाता है ना गरीब, सबको समान रूप से प्रभाव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब है कि इसमें विशेष रूप से जो वंचित वर्ग हैं, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, जिसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोलते हैं, जिसमें महिलाएं हैं, किसान हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी से सेक्टर संबंधित है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और मॉरल कोई सजेशन भी दिया जाता है कि इसके माध्यम से आप क्या करो, इन जो वंचित वर्ग हैं, जो विकास की मुख्य धारा से वंचित हैं, आप उनके माध्यम से इसके मतलब इनको विशेष रियायतें देकर इनको लोन उपलब्ध कराओ। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन दिया जाता है, एमएसएमई को लोन दिया जाता है रियायती दरों पर। तो इसलिए क्या होता है, इनका एम्पावरमेंट होता है और विकास की मुख्य धारा में बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव का मतलब होता है, दो टूल होते हैं, एक डायरेक्ट होता है जिसमें सीआरआर बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसको कॉमर्शियल बैंक के द्वारा आरबीआई के पास रखा जाता है कुछ परसेंट में, और आरबीआई को इसका चार्ज देना पड़ता है, लगभग 4% के आसपास है अभी। एसएलआर, इसमें बैंक या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकते हैं, डॉलर के फॉर्म में रख सकते हैं, गोल्ड के फॉर्म में अपने पास रखते हैं, और रिफाइनेंस फैसिलिटी हमको देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट में टूल में आपको देखने को मिलेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, बेस रेट, एमसीएलआर, ओएम, एमएसएस और लिक्विडिटी एडजस्टेड फैसिलिटी। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आई होप आपको इस सब फैसिलिटी के बारे में पता होगा, और अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सबके बारे में नहीं पता है तब भी कमेंट आप करेंगे, और अगर आपको नहीं पता होगा तो हमको स्पेशल लेक्चर में हम इनको इसको डिस्कस करेंगे, या फिर आगे वाले लेक्चर में इसको हम लेकर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आइए, ये वाला टॉपिक आपके लिए कंफर्म हो गया। आई होप आप लोगों को सारा ये क्लियर हो गया होगा किस संबंध में बात हम कर रहे हैं। ठीक है। और इसके लिए महत्वपूर्ण बात, एक बात और याद ध्यान रखनी है कि इनको ईयर में कम से कम मतलब कि 4 टाइम इनको मिलना पड़ता है, लेकिन हालांकि 2 महीने में एक बार मीटिंग करते हैं, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के संबंध में अपनी घोषणा करने को देखने को मिलती है, आप समाचार में पढ़ते होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है पोर्टल। उसमें कहा है कि नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हम एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। पोर्टल में क्या होगा, नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जितनी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी, जितनी भी प्रकार की सरकार की योजनाएं होंगी, मिशन होंगे, रिसोर्स होंगे, और इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस होगी, और फार्मर रजिस्ट्रेशन होगा, ब्लॉक होगा, ये सब सारी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ एक जगह पे मिलेगा, ताकि आपको दर दर भटकना ना पड़े। ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य होगा कि देश भर में हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दें। ठीक है।
तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग क्या है, कि अल्टरनेटिव सिस्टम है फार्मिंग का, कि हम प्राकृतिक उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, जो पेस्टिसाइड हैं केमिकल्स हैं उनको खेती में ना उपयोग लाएं, ताकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही है, सॉइल डिग्रेडेशन से संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही है, उस पर समाधान हमको देखने को मिल सके। इसलिए इस नेचुरल फार्मिंग को मतलब कि सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में थी। इसके माध्यम से सरकार एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, जिसके चेयरमैन से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेशनल लेवल पे बनाने का प्रयास करेगी, कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करेगी, ठीक है। दूसरा, नेचुरल फार्मिंग के एक्चुअली क्या है, एक पालेकर जी हैं, उनने कहा कि हमें एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे काम करना चाहिए, और वो भी नेचुरल फार्मिंग के एक क्या है टाइप ही है। जीरो बजट का मतलब है कि इसमें लोगों का जो किसानों का जो इनपुट है वो कम से कम हो, मतलब कि बाहर से कुछ चीज हमको लेना ना पड़े। ऐसी पद्धति होनी चाहिए कि किसान बाहर से कुछ ना खरीदे, जो उसका वेस्ट है वेस्ट से क्या बनाए, वेल्थ बनाए, और उसके माध्यम से भी कृषि की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन कर सके, ताकि उसका जो आउटपुट है, जो उसका गेन है, जो उसका प्रॉफिट है, वो क्या हो, अधिक से अधिक हो। इसके माध्यम से उनने कहा, और कहा कि हम इसके लिए 4 पिलर लेके आ रहे हैं, कि बीज मित्र के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करेंगे सीड का, जीव मित्र के माध्यम से हम सॉइल का ट्रीटमेंट करेंगे, और मल्चिंग के माध्यम से जो हर्बिसाइड का ट्रीटमेंट करेंगे, और बपासा के माध्यम से हम ईयर इन्फ्यूजन करेंगे किसमें, सॉइल में, ताकि पोषण से संबंधित कुपोषण से संबंधित समस्याएं हैं उनका निदान हमको देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक बीज मित्र होता है, बीज मित्र का हमने पढ़ लिया, ट्रीटमेंट करते हैं किसका, सीड का। बपासा का मतलब, विपासा नहीं, बपासा का मतलब होता है कि जो हमारी अर्थवार्म है उसका ट्रीटमेंट करते हैं सॉइल में, ताकि उसकी गुणवत्ता, सॉइल का उर्वरक क्षमता के बढ़ावा हो, और उसमें छोटे छोटे उर्वरक हमको देखने को मिले। जीव मित्र वही काऊ, यूरोन डंग और फोर पल्सेस, इसके माध्यम से हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके माध्यम से ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। मल्चिंग मतलब जो हमारा वेस्ट होता है, भूसी होती है, स्टेबल होता है, उससे संबंधित समस्या, उसके माध्यम से ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो किसानों की स्टेबल बनने की समस्या है, और जो एयर पॉल्यूशन की समस्या है, पर्यावरण डिग्रेडेशन की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, मीथेन इमिशन की समस्या है, वो सारी समस्याओं का निदान होगा। एक शब्द यूज किया जाता है, एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी का मतलब होता है कि आपकी एग्रीकल्चर ऐसी होनी चाहिए कि आप इन्वायरमेंट को सतत रूप से क्या करें, संरक्षण करें। इसलिए इस शब्द का यूज किया जाता है, एग्रो इकोलॉजी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसको हमने पढ़ा। इसके लाभ क्या होंगे, लाभ ये होंगे कि हमारी जो प्री मेच्योर जो एजिंग हो रही है, हम पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग कर रहे हैं फसलों में, केमिकल पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग कर रहे हैं, और जो विभिन्न प्रकार की हमारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जिसको हम डायबिटीज देखने को मिलती है, और संबंधी समस्याओं को हमको निजात देखने को मिलेगा। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। इनसे आपने देखा होगा कि गांव में क्या होता है आजकल, शहरों में तो आजकल हमको मिलावटी मतलब कि जो उसमें देखने को मिलता है खाना कुछ भी, लेकिन गांव में अभी भी हमको शुद्ध देखने को मिल रहा है। तो गांव का जो इम्यून सिस्टम था लोगों का, वो मजबूत था, कोविड से लड़ने में सक्षम हुए, और सेफ्टी हेल्थी रूप से हम सक्षम हो पाएंगे बेटर। और ये टेस्ट रहता है इसका ऑर्गेनिक फूड का, नॉन ऑर्गेनिक फूड से अच्छा रहता है। आपने एक महसूस किया होगा, अगर आप ताजा सब्जी लेके आएंगे, तो उस ताजा सब्जी आप तुरंत बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग रहता है। उसी सब्जी को अगर फ्रिज में रख देंगे और 4 दिन बाद बनाएंगे, तो उसका टेस्ट आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपने नहीं महसूस किया है तो इसको महसूस करने का आप प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा, हार्ट से संबंधित जो डिसीज है, कोलेस्ट्रॉल है, उससे संबंधित समस्याओं का निजात होगा, और हम एनिमल वेलफेयर को भी प्रमोट कर पाएंगे हम, और पेस्टिसाइड को हमारा प्रेजेंस कम होगी, और प्रिवेंट कैंसर से संबंधित समस्याओं को हमको कम देखने को मिलेगा। उसके माध्यम से एनवायरनमेंट का भी संरक्षण कर पाएंगे, किसानों का इनपुट भी कम होगा, ला इनपुट मतलब कम होगा तो उनका प्रॉफिट अधिक से अधिक होगा, ठीक है। और पर्यावरण का संरक्षण, हमारी ये सारी बातें महत्वपूर्ण चीजों पे हम कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बात की जा रही है। दूसरा, इसके माध्यम से कि आजकल चल रहा है कि अगर पेस्टिसाइड हो गया तो आप उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आप क्या करो, मॉडिफाइड कर दो, जैसे बीटी कॉटन के संदर्भ में बात हो रही है, जैसे DMH 11 के संदर्भ में बात हो रही है, जिसको GM मस्टर्ड बोलते हैं।
तो इससे संबंधित हमारी आवश्यकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम नेचुरल रूप से जिएंगे, नेचुरल रूप से सारा उत्पादन करेंगे, तो पेस्टिसाइड के संदर्भ में हम बात करने में बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं। सॉइल को हार्म नहीं होगा, न्यूट्रिशन फूड हमको मिलेगा, और सेफ और हेल्थियर वर्क हमको एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा। और हम पेस्ट और डिसीज के प्रति क्या हो जाएंगे, रेजिलिएंट हो जाएंगे, रेसिस्टेंट हो जाएंगे, और फर्टिलाइजर के माध्यम से नेचुरली और ऑन द साइट हम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या है कि सब्सिडाइज की कमी है, सरकार के माध्यम से सब्सिडी नहीं दी जाती, ये भी समस्या है। पेस्टिसाइड और अदर केमिकल में भी स्टिल यूज हो सकते हैं। नॉट 100% ऑर्गेनिक नहीं है। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लीगल मतलब कि लार्ज इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अभी भी क्या है, नॉलेज की किसानों में कमी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए चर्चा में था। अब क्या है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी मतलब कि नेसोसॉम ने के एक रिपोर्ट रिलीज की है किस पे, गिग गिग वर्कर पर, गिग जो हमारे वर्कर होते हैं उस पर। उनने कहा है कि 2022 पे हमारा 57% गिग वर्कर हैं। गिग वर्कर का मतलब है कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ समय के लिए काम करते हैं, स्किल के आधार पर काम करने का प्रयास करते हैं। उनके माध्यम पे क्या होती है, स्पेशल स्किल हमको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर। तो ये क्या है, गिग वर्कर से संबंधित कंपनियां हैं, और गिग वर्कर के माध्यम से ही अपनी जो कंपनी का है उसका संचालन करने का प्रयास करती हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा, लो एंट्री बैरियर हमको देखने को मिलेंगे। और इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन भी हमारे देश में होगा, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी संदर्भ में हम देख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होगी चॉइस टू लेबर की, आसानी से आप स्विच कर सकते हैं। पर्सन और जो डिसेबल पर्सन है उसको पर्टिकुलर माध्यम से आपको रोजगार मिल जाएगा। कॉस्ट कंपनी की क्या होगी, कम से कम होगी। बिजनेस में अधिक से अधिक क्या होगा, लाभ होगा। और अपनी जो वर्क प्लेस है उसको भी क्या आसानी से एक्सपेंस करने का प्रयास कर सकते हैं। और पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, लोगों की बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारे लाभ हैं। इसके अलावा और भी लाभ हो सकते हैं, तो आप इसको सोचिएगा और भी क्या लाभ सकते हैं इससे। लेकिन इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है, लेबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब गिग कोई वर्कर है उसको लो वेज मिल सकते हैं, बहुत कम वेज पे लोग काम करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की समस्या हमारे देश में है। कोई भी मतलब कि उनको सामाजिक सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है। जब मनाता है कंपनी का तब वो बाहर उस वर्कर को निकाल देती है। जैसे बेजू के संदर्भ में हमने देखा, बेजू के माध्यम से कई लोगों को बेंगलोर में निकाला गया। टिप्स में हमें कमी देखने को मिलती है। और फोर्स के आधार पर लोगों से काम कराया जाता है। अधिक अधिक समय तक लोगों को काम कराया जाता है। आपने देखा होगा स्विगी जोमेटो के माध्यम से लोग को 11-11 बजे तक खाना उपलब्ध करवाते हैं। स्मॉल जो प्रोड्यूसर हैं उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो डिफिकल्टी है वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं वो उनको डिफिकल्ट होगा मेक प्रॉफिट। आपने देखा छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, उनको मतलब कि लोग बाहर से खाना मंगा लेते हैं तो उनको प्रॉफिट नहीं होता, वो घाटे में चल रहे होते हैं। और टेक प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए लोग क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, इतना उनके पास पैसा होता नहीं है। कंट्रोल ऑफ बिजनेस कम हो जाता है, उनका पे टैक रॉयल्टी देनी पड़ती है टेक कंपनी। जैसे आप ओला ओला में बैठेंगे तो ओला वाले से आप बात कीजिएगा और बोलेंगे कि 45% हमको किसको देना पड़ता है, ओला वाले को देना पड़ता है, 55% हम रखते हैं। ठीक है, तो इस पे डिस्प्यूट था कितना वापस दें। फूड सिस्टम में क्या होगा, जो रेस्टोरेंट है लॉस मनी कर जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे पीपल हैं वो दे फ्यूट मिल जाएगा। फूड से सेफ्टी रिस्क हमको देखने को मिलेगी। फूड सर्विस वर्कर लोअर पे काम करेंगे। इंडस्ट्री क्या होगा, ये इंडस्ट्री क्या करेंगे, अपनी वेल्थ जनरेशन पे कंसंट्रेशन कर पाएंगे। इन्वेस्टर लेवल पे मतलब कि क्या कर पाएंगे, अपना कंसंट्रेशन कर पाएंगे। कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलेगा। कॉर्नलाइज और एंटाई सेक्टर जो टेक कंपनियां हैं उनका दबदबा हमको देखने को मिलेगा। कंज्यूमर को अधिक कन्वीनियंस होगा, घर पे खाना खा सकते हैं। लो क्वालिटी गुड और सर्विस हमको देखने को मिल सकती है। चीप प्रोडक्ट और सर्विस देखने को मिल सकती है। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। चैलेंज क्या है, एक्सेसिबिलिटी अधिक आज भी गांव में इसका उपलब्ध नहीं है। इनकम सिक्योरिटी लोगों को नहीं है। स्किल मिसमैच होती है, किसी को पता है किसी ने बीई की है लेकिन वो डिलीवरी कर रहा है किसकी, खाने की। ठीक है, तो स्किल ये क्या होती है, मिसमैच होती है। कॉन्टेक्ट टर्म नहीं है, जब चाहे मन में तब निकाल देते हैं। बी क्या होता है,
कलेक्टिव वाइजेशन हमको देखने को मिलता है, जॉब सिक्योरिटी से संबंधित समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा नीति आयोग ने रिपोर्ट तैयार की, कहा कि सबसे ज्यादा गिग वर्कर रिटेल, ट्रेड और सेल्स में हमको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फिर एजुकेशन में। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ है, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी चर्चा में है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इंडिया के साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक काम किया है कि कैस9 के द्वारा एक कैस9 एक्चुअली क्या होता है, एंजाइम होता है और ये डीएनए को टारगेट करता है, और इन्होंने क्या है, वेरी लो टेम्परेचर पे टारगेट किया है। कैस9 एक सीजर के रूप में काम करता है, मतलब कैंची के रूप में, और डीएनए को कट करने का प्रयास करता है। जो डीएनए का पार्ट क्या होता है, खराब होता है, उसके माध्यम से कई डिसीज उत्पन्न हो सकती हैं, तो उसको कट करने का प्रयास करता है। जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमने क्रोमोसोम लिया, उसमें डीएनए वाला पार्ट खराब है, तो गाइडेड मॉलिक्यूल्स के माध्यम से इसको हमने हटाया और इसकी जगह पे हमने स्वस्थ डीएनए बनाया, तो आपका डीएनए में संबंधी जो समस्याएं थी वो क्या होगी, निदान होगी। ठीक है, एक्चुअली इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी में पूछ चुका है। तो क्रिस्पर कैस9 क्या है, जीनोम एडिटिंग टूल है। इसके माध्यम से हम किसी भी जीनोम रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव सेक्शन को डीएनए में सीक्वेंस को हम ऐड कर सकते हैं। फास्टर है, चीपर है, मोर एक्यूरेट है, और इसके माध्यम से कई लाइलाज बीमारियों को हम इलाज करने में सक्षम हो पाएंगे। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के संदर्भ में 2020 में नोबेल प्राइज भी लोगों को मिल चुका है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने प्रपोज किया है कि हमारे देश में सब कुछ बन बन हो रहा है, तो हम क्यों ना वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म के संदर्भ में बात करें। अभी एक्चुअली क्या है, 7 प्रकार के हमको फॉर्म देखने को मिलते हैं। पहला फॉर्म बहुत इजी होता है, इसके बाद इसको हम सहज बोलते हैं, और जो स्मॉल मीडियम टैक्स पेयर है वो इसको उपयोग करते हैं। इंडिविजुअल जिनकी इनकम 50 लाख के आसपास होती है, उसके माध्यम से इस फॉर्म का उपयोग करते हैं। आईटीआर 2 रेसिडेंटल जो प्रॉपर्टी है उसका, आईटीआर 3 जो प्रॉफिट बिजनेस और प्रोफेशन से मिलता है, आईटीआर 4 को सुगम बोलते हैं, आईटीआर को सहज वन बोलते हैं इसकी तरह। और जो हाउस होल्ड फैमिली है, मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसको ये वाला फॉर्म भरना पड़ता है। और आईटीआर 5-6 को जो हमारी कंपनी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसके माध्यम से फॉर्म भरती हैं। आईटीआर 7 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उनने कहा है कि सभी फॉर्म को क्या कर दें, एक कर दें, ताकि लोगों को समस्या ना है। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। सेंट्रल बोर्ड और ऑफ डायरेक्ट टैक्स हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के माध्यम से इस्टेब्लिश किया गया। इसमें एक्चुअली क्या 6 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, इनकम टैक्स रेवेन्यू से एक मेंबर होते हैं, लेजिस्लेशन के एक मेंबर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन, टीएफपीएस सिस्टम, ऑडिट और जुडिशियल से मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। इस बात पर इतना सा आप ध्यान रखेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चर्चा में था। इसको सबसे पहले 1993 में चालू किया किया उसके माध्यम से फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग और जो हमारी मोर्टेलिटी, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ से संबंधित हमको जानकारी मिलती है। अभी भी हाल ही में NFH 5 जारी किया है, जिसको हमें पता चला कि लिंग अनुपात अभी क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। एक छोटा सैंपल साइज होता है पुरुषों की अपेक्षा, और एजुकेशन लेवल हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस इतना से ध्यान रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसने इनकी जिम्मेदारी किसको दी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के माध्यम से, जो कि मुंबई में हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले इसको यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड मनी यूनिसेफ के माध्यम से इसको डेवलप किया गया, और अभी हम NFH 5 पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स अभी जारी हुआ 2020-21, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको जारी किया गया। और इसमें जो स्कूल से संबंधित जो भी एजुकेशन सिस्टम है स्टेट में, यूटी में, उसमें एनालिसिस करने का प्रयास किया जाता है, कौन कैसा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और उसमें वेटेज हमको 1000 पॉइंट का होता है। इसमें 70 इंडिकेटर हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें लर्निंग आउटकम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, इक्विटी और गवर्नेंस प्रोसेस संबंधी मेन पे फोकस किया जाता है। सबसे पहले इसको 2019 में जारी किया गया, रेफरेंस ईयर 2017-18 के संदर्भ में बात करने का प्रयास किया। बस इतना सा ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, इसमें भी नहीं रखना है। दूसरा, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन चर्चा में है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर का। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के संदर्भ में बात करता है, लेवल ऑफ अफेक्स बॉडी है,
और ये माइनॉरिटी के संदर्भ में क्या है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बात करने का प्रयास करता है। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के संदर्भ में अंदर काम करने का प्रयास करता है, और कंसेशनल रूप में क्या फाइनेंस उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, ताकि एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन संबंधी गतिविधियां सुचारू रूप से कर सके। ठीक है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर चर्चा में है। ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इनका एम है कि डेवलप करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ताकि हम वर्ल्ड वाइड रूप से क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे सकें, और जो फॉसिल फ्यूल से संबंधित जो हम आज हमारी डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे हम कम करने का प्रयास कर सकें, इसलिए चर्चा में था। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ऑर्फन क्रॉप चर्चा में रहती हैं। इनका मतलब रहता है कि निग्लेक्टेड है, अंडर यूटिलाइज है, इन पे लोगों ने रिसर्च नहीं की है, और इनको अच्छे से उपयोग नहीं किया गया है, तो इस पे रिसर्च की आवश्यकता है। अंडर डेवलप्ड है वैल्यू चेन सिस्टम में, लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए ऑर्फन क्रॉप मतलब कि अनाथ क्रॉप इनको बोलते हैं। इनका देखभाल रखरखाव, इनका विकास करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा नहीं ध्यान रखना। यहाँ से बहुत कम चांस है पूछने का। दूसरा, कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल चर्चा में है। साइंटिस्ट ने डेवलप किया है कि हम ड्रग डिलीवरी के लिए इन नैनो पार्टिकल का उपयोग कर सकें, ताकि जो मेडिसिन की जो एफिशिएंसी है, उनको टारगेट है उसी ऑर्गन पर जाके काम कर सकें, और की एफिशिएंसी में बढ़ावा हो, इसलिए चर्चा में था। ठीक है। और बस इतना सा हमको ध्यान रखना है। और पैरासाइट फंगस के रूप में इसको डेवलप करने का प्रयास किया, इसके प्रति ड्रग जो टारगेटेड जो ड्रग है उसके संबंध में बात की। यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022, एनुअल पब्लिकेशन है। प्लानिंग, फाइनेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन, जो क्लाइमेट से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसको मतलब कि मिटिगेट करने से संबंधित जो देशों के द्वारा काम किया जाता है उस पर बात की जाती है इस रिपोर्ट में। यूनोप क्या है, 1972 में स्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर नैरोबी कन्या में है, इन्वायरमेंट से संबंधित बात करता है। भारत इसका क्या है, सदस्य है। बनालू फेस्टिवल चर्चा में है। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो तेलंगाना में उन्होंने इस फेस्टिवल को मतलब की ज्वाइन किया। ठीक है। इनको फोता राजू का अवतार माना जाता है, और गॉडेस ऑफ माँ काली के संदर्भ में पूजा की जाती है, और तेलंगाना से संबंधित है। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद आप कुछ ध्यान नहीं रखना है। बंगलू डांस चर्चा में है। गारो ट्राइब इसको करती है, और ये सूर के संदर्भ में की जाती है पूजा। ठीक है। इसका मतलब होता है 100 ड्रम्स, ये आप देख पा रहे हैं, ड्रम के माध्यम से पूजा की जाती है। और मेघालय, नागालैंड, असम में इसको देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ। कुमार संभव एक कृति है, वो चर्चा में है, कालिदास की लिखी हुई संस्कृत में कृति है। इसके माध्यम से मलयालम आर्ट, लिटरेचर, कथकली डांस को इसने इन्फ्लुएंस किया है। एक्चुअली इसमें क्या है, फाइनेस्ट वर्क है कालिदास का, इसमें पोयम से संबंधित क्लासिकल संस्कृत हमको देखने को मिलता है। और इनने कोट किया है कि इसको शिवा के जो डांस है पार्वती के माध्यम से, डॉटर हिमालय में जो पूजा अर्चना जो मेडिटेशन करते हैं उससे संबंधित बात की, शिव पार्वती के संबंध में वर्णन है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसमें किस बुक से संबंधित है, किस बुक में शिव पार्वती का वर्णन है, तो कुमार संभव है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एजुकेशन से संबंधित जो स्कूल एजुकेशन संबंधित है उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी, ताकि हमको इंफॉर्मेशन का क्या हो सके, यूनिफाइड रूप से हम एकत्रित कर पाए। ठीक है। उसमें भटकाव ना हो, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के द्वारा इसको जारी किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर अभी डीआरडीओ ने लॉन्च किया, और सक्सेसफुली इसका क्या किया है, परीक्षण किया, जैसा आप देख पा रहे हैं। इस मिसाइल का नाम है AD-1 मिसाइल, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है। लो एक्सो जो हमारा एटमॉस्फेरिक और इंडो एटमॉस्फेरिक जो इंटरसेप्शन है उसको ये देख पाएगी। लो एटम मतलब इसका मतलब है कि जो लो लेवल पर हमारी मिसाइल मतलब पाकिस्तान ने पे छोड़ दी, तो यहाँ इस लेवल पे तो इसको भी देख पाएगी, और अपर लेवल पे छोड़ी तो इसको भी, जो वायुमंडल है वहां पे भी ये देख पाएगी, एटमॉस्फेरिक रीजन में। ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, 2 स्टेज सॉलिड मोटर हमको इसमें देखने को मिलेगी, 2 स्टेट संबंधित इसमें चीजें हैं। ठीक है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन चर्चा में है। जैसे ये वाले देश आपको दिख रहे हैं, इसके सदस्य हैं। ठीक है। ये वाले सदस्य हैं, और 1997 में इसका गठन हुआ। इसका मतलब है कि हम बिल्ड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अंडरस्टैंडिंग
म्यूचुअली बेनिफिट पे काम करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। और इसमें 22 मेंबर है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इस मेंबर को आप इस यहाँ से देख पाएंगे। सेक्रेटरीट इसका हमको देखने को मिलेगा मॉरिशस में, अवाने, जो कि मॉरिशस की सिटी है वहां पे। बस इतना सा आपको देखना है। आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और ऐसे पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट हम लगातार प्रोवाइड करते रहें और अपने ड्रीमों को पूरा करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।